नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सियासी चौपाल में विधानसभा चुनाव पर सबसे पहले उकलाना की जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। विवेचना में सीएम पद को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के बयान के मायने समझेंगे। विधायक जी कैसे रहे में बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और अंत में आपकी विधानसभा में बात कैथल की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की गारंटी का किया ऐलान। 7 वादे पक्के इरादे के तहत मैनिफेस्टो में दी हैं 7 बड़ी गारंटी। कांग्रेस का वादा, राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करेगी पार्टी। किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के हित में लेंगे महत्वपूर्ण कदम। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता का दावा, बोले पिछले 10 सालों से क्षेत्र में 5000 करोड़ के हुए विकास कार्य। बोले जनता हमारे कामों की कर रही सराहना। रनिया से निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान, बोले इस बार अन्य के खाते में आएंगी 20 से 25 सीटें। नतीजों के बाद तय करेंगे कि हम समर्थन देंगे या किसी से समर्थन देंगे। प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, पिछली बार की तरह इस बार भी जनता के समर्थन की जताई उम्मीद। बोले बाहरी उम्मीदवारों को जनता नहीं करेगी वोट। बावल से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर एमएल रंगा ने चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी प्रत्याशी को बताया पैराशूट कैंडिडेट। पुनाना विधानसभा से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज यादराम गर्ग मेवाती ने कांग्रेस का दामन थामा। पुनाना से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के समर्थन का ऐलान। करनाल की असंध सीट से बीजेपी नेता बख्शीश सिंह ने पार्टी को दिया झटका। पार्टी में सिख समाज को सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर कांग्रेस में हुए शामिल। तो दिन भर की सियासी हलचल से रूबरू होने के बाद अब उकलाना की सियासी चौपाल का रुख करते हैं। साल 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई उकलाना विधानसभा सीट पर इस बार बड़े दिलचस्प सियासी समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने की जुगत में है, तो दूसरी तरफ जेजेपी लगातार दूसरी जीत हासिल कर इस सीट पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले यहां से सिटिंग विधायक अनूप धानक जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में विरोध के बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। 2014 में अनूप धानक इनेलो से चुनाव लड़े, 2019 में जेजेपी से और अब 2024 में बीजेपी के टिकट पर मैदान में। यही वजह है कि उनके ऊपर दल बदलू होने का ठप्पा लगा हुआ है। इतने रोचक मुकाबले में क्या है उकलाना का सियासी मूड, आइए जानते हैं। मौजूद है उकलाना विधानसभा के गांव सूरेवाड़े में, जहां पर आज टीवी 24 की टीम पहुंची है चुनावी चौपाल के कार्यक्रम को लेकर। उन लोगों से जानेंगे इस हल्के के अंदर कितना विकास हुआ है और जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अनूप धानक के इस एरिया के अंदर, उन्होंने कितना विकास करवाया है और जो मौजूदा बीजेपी की तरफ से अब प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार का माहौल है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कहाँ से अंकल जी? इसी गांव से। अंकल, जो पिछले 5 साल की बात करो, गाँव के अंदर सरकार ने कितना विकास कार्य करवाया और अब किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? विकास करने में तो घाटे निकाले को खाना ही छोड़ दिया और वोट भी जान के मिलेगी उदी। तो क्या गांव के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या मांगती गांव के हिसाब से क्या होना चाहिए था? गांव के अंदर क्या मांगती? नारे का पानी मांगे था वही को नहीं मिलेगी लगे। और उसके अलावा गलियां वगैरह तो कैसे? कोई गली गुली कुछ नहीं बनया। बीजेपी ने काम करने में तो कमी को नहीं छोड़ रखी। और जे गांव का हिसाब देखा नरेश शेलवाल है इस गांव का, तो उस हिसाब से उसका गला लगना।
तो अजीत विधायक की बात की तो विधायक की बात की अपने दो मौजूदा विधायक थे पूर्व पहले की सरकार में, उसने गांव के अंदर कितना विकास कार्य किया है, क्या उन कार्यों से संतुष्ट है जो आप लोगों ने मांग की थी? कितने सार्वजनिक जो काम होने चाहिए थे वो तो लगभग हो ही रहे हैं। ठीक है, उनमें तो कोई कमी है को नहीं। ये पर्सनल किसी का भाई न्यूज आएगा मेरा छोरा लुआ दो तो कोई को लुआ बाकी काम बते रहे कमी को नहीं। हाँ इस गाँव का माहौल कैसे आप नरेश वाली से लक्का का है, इस गाँव का है, उसका गला लागना पड़ेगा, एक मजबूरी लगा लो या खुश लगा। हाँ तो बात यह है नरेश की जीत मानना बढ़िया। विकास कितना हुआ सर आपके गांव के हल्के की बात? कुछ खास कोई कौन करता विकास, तो राजनीति इसी चीज जैसी। आप पिछले 5 साल की बात है, कितना विकास हुआ? हाँ तो मैं कुछ नहीं आया विकास, विधायक आया कौन, विकास कौन करा होगा? मंत्री थे यहाँ पर, मंत्री भी कौन आया? राज्य मंत्री थे अनूप दानक जी, जो गांव ने मांग करी वो काम बने बते रहे। तो गांव के अंदर क्या जो विकास, जो पानी मांग गया पानी आ गया गांव के अंदर। जो अपना कॉम्युनिटी सेंटर था कॉम्युनिटी सेंटर मंजूर करवा दिया, 2 अस्पताल मंजूर करवा दिए, सूरावाड़ा में बिठमुड़ावाड़ा में है। जो काम बने वो मंत्री जी ने काम की कोई कमी नहीं छोड़ी, इंसान का था बिल्कुल वो ना भरो। अधिक बात की जाए तो अभी भी मौजूदा जो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए अनूप राणा, अब की बार भी विरोध हो रहा है लगातार, क्यों हो रहा है, क्या कारण मानते हो? विरोध तो ये अपने कोई किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, इस चीज का कोई पता नहीं। क्या सुराड़ा के अंदर कोई विरोध भी नहीं, सुराड़ा के अंदर उसकी भी बहुत है वो किया तो अधिक जो सरकार ने विकास कार्य करवाए गांव के अंदर पिछले 5 साल के अंदर, क्या उन कार्यों से आप कितने संतुष्ट हो? हम सारे संतुष्ट है। जो काम बन गए हमारे पंचायत के, अभी भी रहे क्या कोई पूरी पंचायत है? काम तो रह ही जाता है सरकार के अंदर, गांव के काम तो पूरे होते ही नहीं जी, पूरे नहीं होते। बिल्कुल ये थे थाना विधानसभा के गाँव सूर्यवाड़ा के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अंदर अच्छे विकास कार्य हुए हैं और कुछ ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंदर कोई कार्य नहीं हुए हैं। वही युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार सरकार कह रही है कि हमने बिना कच्ची पट्टी की नौकरी दी है, वो नौकरी अभी तक गांव के अंदर नहीं मिल पाई है, कुछ युवाओं का कहना है। और जिस प्रकार से यहाँ पर गांव की बात करें तो मिला जुला दोनों की तरफों का माहौल, कांग्रेस की बात क्या है, बीजेपी की तरफ बात की जाए तो दोनों का मिला जुला हुआ माहौल है। अब आने वाले समय में बात की जाएगी तो आने वाले समय में किस प्रकार का यहाँ पर जो माहौल रहेगा वो किस पार्टी का रहेगा वो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। टीवी 24 के लिए इस हाथ से अमित वर्मा। देखना होगा कि उकलाना में चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। आगे बढ़ेंगे बात विवेचना की। टिकट बंटवारे को लेकर लंबी चली माथापच्ची, उसके बाद नाराज नेताओं की बगावत से परेशान बीजेपी को पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने एक नई मुसीबत में डाल दिया है। पत्रकारों से एक सामान्य चर्चा के दौरान अनिल विज ने असामान्य बात कह दी। असामान्य इसलिए क्योंकि चुनाव के ठीक बीचों बीच किसी को उनसे इस वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। अनिल विज ने पार्टी में अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए हरियाणा के सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर वो ऐसे सीएम बनेंगे जो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। अब इस बयान से अनिल विज के समर्थकों का जोश हाई है। विपक्ष यानी कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया, इसलिए वो मजे में है। लेकिन अनिल विज के नए तेवरों से बीजेपी परेशान है। आज विवेचना में समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम पद को लेकर अनिल विज के दावे में कितना दम है और ये दावे क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ाएंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। सीएम पद को लेकर अनिल विज की दावेदारी के क्या है मायने? क्या पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं अनिल विज? वरिष्ठ होने के बावजूद क्यों सीएम की रेस में नहीं है विज? क्या ऐसे बयानों से चुनाव में बीजेपी को होगा नुकसान? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को हरियाणा में चुनाव से पहले ही सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। पार्टी में अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए उन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए खुद को सबसे मुफीद बताया है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन समर्थकों की मांग पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। मतलब ये कि भले ही बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अनिल विज को यह लगता है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। हरियाणा के अगले उपयुक्त सीएम के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करते वक्त अनिल विज ने कहा कि वो जहां भी जाते हैं हर कोई उनसे एक ही सवाल करता है, सीनियर मोस्ट होते हुए वो अब तक सीएम क्यों नहीं बने। अनिल विज का कहना है कि इस बार वो लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करेंगे।
अनिल विज ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर अगर पार्टी उन्हें सीएम बनाती है तो वो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। ये सब कुछ कहते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम बनाना पार्टी आला कमान के हाथ में है। अनिल विज भले ही बीजेपी आला कमान को तरजीह दे रहे हों, लेकिन जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही नायब सैनी के नाम पर मुहर लगाई है तो फिर अनिल विज के इस बयान के मायने क्या है? क्या ये आला कमान को चुनौती है? ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पकड़ कमजोर हो गई है। बीजेपी के अंदरूनी कलह के आरोपों से परेशान कांग्रेस को अनिल विज के सीएम बनने की चाहत के खुले प्रदर्शन ने मानो संजीवनी दे दी है। अब उल्टा कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनिल विज के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके साथ ज्यादती की है। हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव पूरे उरूस पर है तब वोटिंग से चंद हफ्तों पहले अनिल विज के इस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। उनके बयान ने जैसे ही सुर्खियां बटोरनी शुरू की, डैमेज कंट्रोल के लिए तुरंत बीजेपी सामने आई। हरियाणा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह साफ किया कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अनिल विज ने ऐसी बात कही होगी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और वही पार्टी के सीएम फेस है। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएम पद की दावेदारी पेश करने की चाहत कोई भी रख सकता है, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। अनिल विज के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने प्रदेश में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उस वक्त पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते वक्त भी अनिल विज को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था। हालांकि सीएम की कुर्सी मनोहर लाल खट्टर को दे दी गई। इस साल की शुरुआत में जब मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, तब भी अनिल विज को उम्मीद थी कि उन्हें ही राज्य का अगला सीएम बनाया जाएगा, मगर जब ऐसा नहीं हुआ, वो अनिल विज नाराज हो गए। उस वक्त भी उनके तल्ख तेवर चर्चा का विषय बने थे। सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी अनिल विज को मनाने उनके घर गए, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा चली। सैनी ने अनिल विज के पांव छूकर आशीर्वाद लिया, कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके मार्गदर्शन में ही हमें लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतनी है। वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। 71 वर्षीय अनिल विज गर्म मिजाज के माने जाते हैं। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से पार्टी को असहज कर चुके हैं। मनोहर लाल सरकार में उन्हें गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन अक्सर मनोहर लाल से ही उनका टकराव हो जाता था। उनका कहना है कि वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें जो भी कहना होता है वो साफ साफ कहते हैं। अनिल विज अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हैं। छात्र जीवन में वो एबीवीपी से जुड़े। 1970 में वो एबीवीपी के महासचिव बने। बाद में विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद और ऐसे अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम किया। साल 1974 में अनिल विज की भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी लग गई। तभी जब साल 1990 में सुषमा स्वराज राज्यसभा के लिए चुनी गई तो अंबाला कैंट की सीट खाली हो गई। बीजेपी की तरफ से अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला और वो नौकरी छोड़ चुनावी मैदान में उतर गए। अनिल विज ने पूरे दमखम के साथ उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1991 में बीजेपी ने उन्हें पार्टी के युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनिल विज की जगह अनिक कुमार को टिकट दिया, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 1996 के चुनाव में अनिल विज ने अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही बाजी मारी। हालांकि 2005 के चुनाव में वो फिर हार गए। 2002 में बीजेपी ने उन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिया। अनिल विज जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी तरह 2014 और 2019 के चुनाव में भी अनिल विज को जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। इस बार भी पार्टी ने उन्हें अंबाला कैंट से अपना प्रत्याशी बनाया है और उनकी जीत में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नजर नहीं आ रही। अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन और अनुभव के चलते ही अनिल विज को लगता है कि पार्टी को उन्हें सीएम पद के लिए आगे करना चाहिए। अनिल विज सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? हम तो अच्छे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अधिकार है भी अपने लिए वो अच्छा काम करे। जनता के लिए अपना हक सब कोई चाहता है, उन्हें अपना हक जनता के बीच में आड़ा अपना हक मांगना।
अच्छा, जिस तरह से वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को तो नहीं चुनौती दे रहे? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे रहे, अपना हक मांग रहे, अपना हक मांगने का सबको अधिकार है। आकड़ आदमी आकड़ होने के कारण तो सिंसियर जी टिकट काट दी गई। इतने दबंग नेता थे, जिसकी टिकट काटी यहाँ से उसका मुकाबला नहीं था किसी के साथ है। अच्छा। इसी वजह से उसकी टिकट काटी गई है। उनको बीजेपी ने देखा कि ये नहीं तो सीएम की रेस में आएगा, ये बनते ही ये भी सीएम की रेस में आना था। इतने दबंग नेता का होते हुए मतलब उसकी टिकट काटना एक मेन कारण यही है। अच्छा, जो बयान लगातार चल रहे हैं बीजेपी पार्टी में, क्या चुनाव में नुकसान होगा इन बयानों? बयानों से कुछ नहीं, इनकी सरकार पे तो डिपेंड हमारे हिसाब से तो कम से कम भी 15 और 20 के बीच में निर्दलीय आ रहे हैं और निर्दलीय डिपेंड करेंगे सरकार किसकी बनानी है। जी, वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने हर जगह पे दौरा किया है और उनको वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपने दिल से दिलचस्पी दिखाई है हर काम में और हर एक जगह उन्होंने क्रॉस चेक भी किया है। उस हिसाब से उसको दावेदारी पेश की है, उसकी मजबूती दावेदारी है और उसको बनना भी चाहिए। अच्छा, लगता है कि पार्टी नेतृत्व को वो चुनौती दे रही है, ऐसा कहते हैं? पार्टी नेतृत्व तो चुनौती नहीं है, इसकी अंदर की फीलिंग अगर आदमी बाहर नहीं निकालेगा तो फिर चुनौती कहाँ है? फिर तो वो अंदर ही अंदर उसको ढांस पर रखेगा, वो अच्छी बात नहीं होती क्योंकि जो चीजें बाहर निकलती है वो अच्छी होती है। उन्होंने अपनी जो अंदर बात की है, उनके जो भी कार्यकर्ता है उनके अंदर जो दिलचस्पी दिखी, इनको हम सीएम देखे तो उन्होंने अपनी भावुकता से अपनी बात पेश की है सबके सामने। अच्छा, इतने वरिष्ठ हैं वो और इतने वरिष्ठ होने के बाद भी सीएम रेस में नहीं है, क्या कारण लगता है? कारण यही है कि ये जो ऊपर बीजेपी के जो मैन नेता हैं उनकी आपस में साठगांठ है, इस वजह से उसका नाम ऊपर नहीं आ रहा जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, तो जो ये बयानबाजी चल रही है सीएम बनने को लेकर, नायब सानी पर भी कह रहे हैं वो कि उनको बना दिया गया, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी को यहाँ से तो होगा, महम की सीट है यहाँ से बिल्कुल नुकसान है। यहाँ पे उनकी कुछ भी 0.01% अभी वोटिंग बची हुई है, यहाँ से केवल राधा अलाउट है। यही बीजेपी थी, यही सब कुछ थी और ऊपर आने वाले चुनाव में पता चलेगा क्या कुछ नुकसान होगा। यहाँ महम सीट से जो नुकसान होगा क्योंकि हम यहाँ के हैं तो इस सीट के बारे में बता सकते। अधिकार है जिसका वो 6 बार विधायक बन चुका है, दमन लीडर है, लेकिन ये बीजेपी ने आरएसएस के चमचे ही है, इन्हें की चौथ रहेगी। अडवाणी को इन्हें पीछे धकेल दिया, रामविलास शर्मा को पीछे धकेल दिया, एक बीच को धकेल दिया। अगर कोई इनके बारे में एक समुद्री बोलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। इसको गृह मंत्री बना था, इसका मुख्यमंत्री का दावेदार था। सैनिया क्या होता आप बताइए इस बार? ये 6 बार विधायक बन चुका है, दमन लीडर हरियाणा गृह मंत्री रह गया, गृह मंत्री रहते हुए बहुत बढ़िया काम करे। पार्टी के अंदर रह करके सबको अपना अधिकार है अपना हक मांगने का और हक तो योग्यता से छीने जाते हैं, हक गिड़गिड़ाने से और ऐसे कोई नहीं देता। जनता जिसके साथ है सीएम पद का दावेदार मैं तो मानता हूँ उसी को बनना चाहिए। अच्छा, पार्टी नेतृत्व को लगता है कि वो चुनौती दे रहे हैं? लगता है जी, चुनौती तो वो दे ही रहे हैं क्योंकि वो 6-7 बार के बने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, पहले भी उनका योगदान रहा है और जनता की अपने इलाके में अच्छे से सेवा भी करते हैं। अच्छा, इतने वरिष्ठ होने के बाद भी सीएम की रेस में क्यों नहीं है? देखो, ये पार्टी जो ऊपर आला कमान बैठा है, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार व्यापक हित को देखते हुए पार्टियां नेताओं की इन महत्वाकांक्षाओं को सम्मान नहीं दे पाती। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार दादा और पोती के बीच रोचक सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ सीट पर कभी भी एक ही परिवार के 2 सदस्य चुनावी मैदान में इस तरह आमने सामने नहीं रहे। बीजेपी ने एक बार फिर मूलचंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर योगेश शर्मा की बेटी पराग शर्मा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों उम्मीदवार रिश्ते में दादा और पोती हैं। बीजेपी मूलचंद शर्मा की जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन क्या जनता उनके पिछले 5 सालों के कामकाज से संतुष्ट है? आइए आपको बल्लभगढ़ लिए चलते हैं और जानते हैं कि विधायक मूलचंद शर्मा कैसे रहे। TV24 की टीम पहुंची है आज बल्लभगढ़ विधानसभा में एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर। क्या 10 साल में एमएलए ने किया, कितनी बार जनता के बीच में आया, क्या कुछ है लोगों के मन में, क्या कुछ करने वाले हैं इस विधानसभा के चुनाव में, बात करते हैं एक एक करके सभी वोटर्स से। क्या नाम है? हाँ जी, तेज सिंह लांबा। लांबा जी, 10 साल यहाँ पे मूलचंद शर्मा एमएलए रहा, मंत्री रहा, अगर उसके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितने अंक देंगे उसको आप? देखिए, रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अगर हम
जनसभा उसके हिसाब से बात करें भाई उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। नॉर्मल कार्य हुए हैं। अगर एक 5 साल के भूखे बंदे को एक रोटी मिले तो उससे उसका गुजारा नहीं है। जो हमारा हक था उस हकों से हम वंचित रहे हैं। हमें 10 साल के राज में पूरे शहर को स्वस्थ और सुंदर बना देना चाहिए था। तो अब इसमें हम अंक क्या दें? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये अंकों की गिनती नहीं है, गिनती है ये माइनस जाने की, कि आज मूलचंद शर्मा अपने लेवल पे बेहद माइनस जा रहा है। और मेरे ये नहीं है कि ये हम आसपास की बात करें। आप सूबेदार कॉलोनी चले जाओ, अभी कल परसों भी डिबेट आई थी सूबेदार कॉलोनी से कि उन्होंने झंडे लगाए थे तो लोग इतना विरोध कर रहे थे कि आप झंडे में इतना पैसा लगा रहे हो तो हमारी रोडों पे भी लगा सकते हो। मैं भी इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं उन भाइयों के साथ में कि अगर आप इसी प्रशासन को जो आपने किया है, छोटा किया है बड़ा किया है, सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो छोटा किया है उसको भी आप ढंग से नहीं संभाल पा रहे। आप सफाई के लेवल पे ले लीजिए, ये छोटा कार्य नहीं है। सफाई का कार्य तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनी महत्व के लिए, अपने ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। अब जो सफाई ही नहीं हुई समाज में, ये तो सबसे पहला आंसर है कि हम सफाई चाहिए, हमें मक्खी मच्छर नहीं चाहिए, पानी का जल भराव नहीं चाहिए, नालियाँ लो, कोई लो। अभी जो ठेका छूटा था वो 15 दिन पहले छूटा था। इनके जो डेथ होती है 3 महीने की होती है, 3 महीने पहले ये ठेका छूट जाता तो आज हमारी जो है जनता जो है इस समस्या को अपने गले में ना बांधती और आज इसका सामना ना करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी मूलचंद शर्मा को अपना विरोध दिखाती है। और मेरा मानना है कि मूलचंद शर्मा इन 10 सालों में हमें जो आशा थी उन आशाओं पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। तो इसमें नंबर देने की तो आवश्यकता ही नहीं है, दुनिया जानती है कोई नंबर नहीं। जब ये 14 में MLA बने थे तो इन्होंने नाले का काम शुरू करवाया था। इस नाले का काम अभी तक अधूरा पड़ा है, काम पूरा नहीं हुआ, 10 साल हो गए। उसके बाद में इन्होंने ये सड़कें बनवाई, वो सड़कें भी सारी की सारी क्रैक हुई पड़ी हैं। आप आए होंगे इस रोड से, देखा होगा सारी सड़कें क्रैक पड़ी हैं, उनका लेवल ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। उसके बाद आ जाइए आप जल भराव पर। जल भराव इन्होंने सड़कें बनाई लेकिन पानी का निकासी का कोई इंतजाम इन्होंने नहीं किया। अब आ जाइए जी आप सफाई पर। सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि बल्लभगढ़ को कबाड़ागढ़ बना के रख दिया। अब आ जाइए आज महंगाई पर। महंगाई से हर आदमी दुखी है, हर जनता त्रस्त है। कुल मिला के नंबर की तो बात क्या कि बस इन्होंने अपना पेट जरूर भरा, अपनी गरीबी दूर करी है। जनता का पैसा 200 करोड़ का घोटाला किया। कहने को तो वो 200 है लेकिन वो कई हज़ार करोड़ का घोटाला है। आम आदमी को मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, शहर की साफ़ सफाई, सीवर, पानी, बिजली, वो चीज़ें इनकी कहीं भी नहीं हैं। कहीं भी गली में चले जाओ, हर गली में आपको 2-4 मैन होल खुले मिलेंगे सीवरों के। एक्सीडेंट होते रहते हैं। थोड़ी सी बारिश होते ही घुटने पानी भर जाता है, निकलने की जगह नहीं होती। 10 साल MLA रहा मूलचंद शर्मा, कितनी बार आप लोगों के बीच में आया? देखो हमारी कॉलोनी में तो नहीं आएगी, एक दिन भी नहीं, कहीं भी नहीं, एक बार भी नहीं आया इधर। नहीं, हमारी कॉलोनी में तो नहीं आई बस। तो बात ठीक है, ये काम होने चाहिए और सबके होने चाहिए। जो उनका जो मतलब कार्यकर्ता है उनका भी जो बर्ताव है ना वो कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता को नहीं बोलना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद जीतने वाले कैंडिडेट की हर एक कोई वोट देता, हारने वाले कोई नहीं देता। तो उसके जो कार्यकर्ता है ना चुनाव जीतने के बाद तूने नहीं दी, ये ज़्यादा प्रचार होता है। ये बहुत गलत बात है। कि बीजेपी ने जो वादे किए थे कि भाई हम शहर को चमकाएंगे, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी भी नहीं बना। शहर चमकने की जहाँ तक बात है तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कैसा चमक रहा है। गायों का, पशुधन का बुरा हाल है। गायें बेचारी आवारा फिर रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, गायें मर रही हैं हर रोज़, लेकिन इनका ध्यान कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने तरक्की की है, अपनी तरक्की की है, होटल बनाए अच्छी तरह से और ये तरक्की करते रहेंगे। ज़मीनें ली हैं, इस बारे में तो मैं जानना नहीं चाहूँगा ज़्यादा। नंबर की बात करें तो नंबर नहीं दे रही है जनता मूलचंद शर्मा को। अपना यही कारण है कि अब अगला चुनाव किसका होगा, कौन जीतेगा। और चलते चलते अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें आज चर्चा कैथल। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आपकी विधानसभा में। सबसे पहले बात कैथल विधानसभा क्षेत्र की करेंगे।
साल 2019 में कैथल में कुल 45.79% वोट पड़े थे। 2019 में बीजेपी के लीलाराम गुर्जर ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को 1246 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गुहला विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादातर ग्रामीण है और कृषि उनका मुख्य पेशा है। गुहला क्षेत्र में छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं। 2019 में गुहला में कुल 27.82% वोट पड़े थे। चुनाव जेजेपी के ईश्वर सिंह ने कांग्रेस के दिल्लू राम को 4574 वोटों के मार्जिन से हराया था। कलायत सीट से बीजेपी ने इस बार कमलेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास शरण को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में कलायत विधानसभा सीट से बीजेपी ने कमलेश को ही अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी दंगल में उतारा था और कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दिया था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मारी थी। 2014 के रिजल्ट की बात करें तो 2014 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के रामपाल माजरा रहे थे। कलायत एक ऐतिहासिक सीट है। यहाँ 2 ऐतिहासिक मंदिर हैं। ईंटों से बने ये मंदिर ब्रिक टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं और ये महाभारत काल के माने जाते हैं। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र रोड बाहुल्य है। इसके बाद यहाँ जाट और ब्राह्मण मतदाता है। इस सीट पर सबसे अधिक निर्दलीय मैदान में है। पहले पुंडरी विधानसभा कुरुक्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी। इस सीट पर 1967 में पहली बार कांग्रेस के आरपी सिंह विधायक चुने गए थे। पुंडरी सीट का इतिहास रहा है कि 25 वर्षों से यहां से किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता है। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने रणधीर सिंह गोलन का टिकट काटकर वेदपाल एडवोकेट पर भरोसा जताया था। ऐसे में रणधीर सिंह गोलन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की। 2014 में हुए चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश कौशिक ने 4832 वोटों से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रणधीर सिंह गोलन रहे थे, जिन्हें कुल 33,480 वोट मिले थे। आपकी विधानसभा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। तो देखते ही देखते आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। सियासी धाकड़ कौन की आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।